So hello, hey, hi, myself Meenu Yadav, and now we are studying the topic MRI, and we are starting from the basics. Now, this is the a thorough learning or revision type series, and in which we will try to do marathon types in one or two lectures. So complete revision in some very short tricks. Okay, so let's start. So magnetism and इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसके बारे में कुछ पिक्चर्स के थ्रू है, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जब होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड होता है तो पूरा पैरेलल होता है, ऐसा होता है। एंड इफ़ देयर इज एनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर वहाँ पे रख दिया जाता है तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा वो यहाँ पे दिखाया गया है आपको। एंड यहाँ पे होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड है, एंड यहाँ पे जब होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये है, इसको जब रख देंगे तो डायमैग्नेटिक फील्ड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड मतलब रिएक्ट करता है वो इधर पे दिखाया गया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। एंड हेयर इज द होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज होमोजेनस का मतलब है जो होमो मीन्स इक्वल, सेम एवरीवेयर। एंड जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उधर पे रखा गया तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिएक्ट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चेंज होती हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, एंड अभी यहाँ पे ये क्या है, ये है राइट हैंड थंब रूल जो दिया गया था वह फ्लेमिंग। तो इसमें क्या है, ये कंडक्टर है एंड ये थंब का डायरेक्शन है, करंट इन द, इसमें करंट किस डायरेक्शन में माना जाता है, वो करंट माना जाता है कि थंब की डायरेक्शन में है। एंड लेट मी चेंज इट। एंड ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड को किस डायरेक्शन में माना जाता है कि वो ऐसे घूम रहा है, किस डायरेक्शन में, फिंगर्स की डायरेक्शन में। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स की डायरेक्शन में, और करंट किस डायरेक्शन में होता है, करंट होता है थंब की डायरेक्शन में। ओके, एंड यहाँ पे ये दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड है, एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि कैसे होता है काम दिखाया गया है। एंड ये स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? ओके, सो the term is the magnetic susceptibility. So magnetic susceptibility of a substance is the ability of external magnetic fields to affect the nuclei of a particular atom and is related to the electron configurations of that atom. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? सब्सटेंस की एबिलिटी होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टू अफेक्ट करने के न्यूक्लियाई ऑफ द पर्टिकुलर एटम का, एंड ये रिलेटेड होती है टू द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एटम से। एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज़ सराउंडेड बाय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक न्यूक्लियस किसी एटम का जो कि सराउंडेड होता है बाय द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आसपास होते हैं, इज़ मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंड अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो न्यूक्लियस होता है मोर प्रोटेक्टेड होता है देन द इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर उसमें ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल एटम होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एटम स्टेबल नहीं होता है। एंड उसमें जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, येलो। तो 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज देयर। सो व्हाट आर दे? पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म।
3 टाइप की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। सो व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिज्म? सो पैरामैग्नेटिज्म क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं विद इन द एटम में। एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड दैट इंड्यूस ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अबाउट देमसेल्व्स नोन एज द मैग्नेटिक मोमेंट। और वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंड्यूस करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट देमसेल्व्स, वो उनके चारों तरफ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करते हैं, इंड्यूस करते हैं, मतलब कि उत्पन्न करते हैं, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। सो विथ नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज मैग्नेटिक मोमेंट्स अकर इन ए रैंडम पैटर्न एंड कैंसल ईच अदर आउट। तो ये जो होते हैं ये इसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, वो अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए वो खुद में जो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करते हैं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो रैंडम मूवमेंट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, कोई पैटर्न नहीं होता है, तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसल आउट कर देते हैं। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अलाइन हो जाते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे जो रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, अब ये क्या करेंगे, ये अलाइन हो जाएंगे, एक बिल्कुल लाइन में आ जाएंगे, या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। तो ये अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जो डायरेक्शन होगी फील्ड की उस हिसाब से अलाइन हो जाएंगे। सो द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐड टुगेदर, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएगा। एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इन्हें पॉजिटिव वे में, जो कि रिजल्टिंग इन द लोकल इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड, और जो कि रिजल्ट करता है लोकल इंक्रीज कर देता है मैग्नेटिक फील्ड को। एंड ये जो होता है एन एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन ऑक्सीजन। एंड दिस इज, ये जो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुए वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इन ए पॉजिटिव वे में। एंड ये किस चीज़ में रिजल्ट करता है, एंड दिस results in a local increase in the magnetic field, and an example of paramagnetic substance is the oxygen। और इस चीज़ का क्या एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसका इमेज दिया गया है 1.1 में, फिगर 1.1 कौन सा है, हाँ ये 1.1 में ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये है, ये अनस्टेबल है, बट जब इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो ये क्या आ जाता है, अलाइन हो जाते हैं। एंड दिस इज द फिगर 1.1। एंड नाउ सुपर मैग्नेटिज्म, व्हाट इज सुपर मैग्नेटिज्म? तो सुपर मैग्नेटिज्म क्या होता है, सुपर मैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस हैव ए पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, उनमें पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज़ ग्रेटर देन दैट एग्जिबिटेड बाय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और वो जो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी जो कि ज़्यादा होती है देन द पैरामैग्नेटिक्स, जो कि ग्रेटर होती है देन द, जो कि एग्जिबिट करते पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो बट लेस देन दैट ऑफ फेरो। लेकिन ये किस चीज़ से कम होती है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उससे कम होती है। तो सुपर मैग्नेटिक जो होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी जो पॉजिटिव होती है वो ज़्यादा होती देन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बट लेस देन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल्स ऑफ ए सुपर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर आयरन ऑक्साइड कंट्रास्ट एजेंट्स। तो इस सुपर मैग्नेटिज्म का क्या एग्जांपल है, आयरन ऑक्साइड कंट्रास्ट एजेंट्स। एंड जो पैरामैग्नेटिक का क्या एग्जांपल है, सब्सटेंसेस का, किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। ओके, एंड नाउ द डायामैग्नेटिज्म, व्हाट इज़ द डायामैग्नेटिज्म? सो विथ नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस सो नो नेट
मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, कोई भी नेट इसमें मतलब मैग्नेटिक मोमेंट नहीं शो होता है एज द इलेक्ट्रॉन करेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन करंट्स जो होते हैं, सो एज द इलेक्ट्रॉन करंट्स काउज्ड बाय दियर मोशंस एट टू ज़ीरो। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन करंट्स होते हैं जिनका मोशन होता है लेकिन उनका जीरो शो करते हैं। बट व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब एक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो करते हैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दैट अपोजेस द अप्लाइड फील्ड। तो ये डायमैग्नेटिक सब मटेरियल क्या करते हैं, ये शो करते हैं स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट जो कि अपोज करता है अप्लाइड फील्ड को, वो मतलब उसके अगेंस्ट वर्क करता है। एंड सब्सटेंसेज ऑफ दिस टाइप आर देयरफॉर स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो सब्सटेंसेज होते हैं डायमैग्नेटिक वाले, ये इसी वजह से, क्योंकि ये उसको अपोज करते हैं तो इस वजह से ये रिपेल्ड होते हैं। मतलब कि रिपल का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण, नॉट आकर्षण। ओके, तो ये रिपल्ड होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो इनके पास क्या होता है, नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है। एंड इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्लूड वाटर एंड इनर्ट गैसेस। वाटर और इनर्ट गैसेस जो होती हैं ये डायमैग्नेटिक के एग्जांपल हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या, तो इसका इमेज देख लेते हैं हम लोग, फिगर। ठीक है, इसका फिगर कहाँ है, 1.2। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कैसे होता है, ये क्या करता है, रिपल कर रहा है। तो ये सब दूर चली गई लाइन से, जब ये आया तो ना दूर रिपल हो गया, यानी कि तो ये अब डायमैग्नेट यहाँ पे क्या हुआ है, जब किया गया तो ये सब पास में आ गई लाइंस, यानी कि ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी next, ferromagnetism. What is the ferromagnetism? Let's see. So when a ferromagnetic substance comes into contact with a magnetic field, जब ferromagnetic substance जो होता है वो कांटेक्ट में आता है विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रिजल्ट करता है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड अलाइनमेंट। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड अलाइनमेंट होता है। एंड दे रिटेन दियर मैग्नेटाइजेशन इवन व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन रिमूव। फिर ये जो होता है अलाइनमेंट एंड अट्रैक्शन एंड मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इनमें अगर बाद में मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल दिया जा रहा था उसको हटा भी दें तो भी मैग्नेटाइजेशन उनमें रिटेन हो जाता है, मतलब कि बना रहता है। एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज रिमेन मैग्नेटिक आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड एंड सबसिक्वेंटली बिकम परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये क्या होते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं ये रिमेन मतलब कि रह जाते हैं मैग्नेटिक, परमानेंटली हो जाते हैं मैग्नेटाइज्ड एंड ये सबसिक्वेंटली बिकम परमानेंट मैग्नेट, और ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। सो एन एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज इज आयरन। तो आयरन क्या है, एक परमानेंट मतलब कि मैग्नेट है जो कि है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, एंड मैग्नेट्स आर बाईपोलर। मैग्नेट्स कैसे होते हैं, बाईपोलर, मतलब कि दो पोल होते हैं मैग्नेट्स में, हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। टू पोल्स होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड्स एक्सर्टेड बाय देम प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स रनिंग फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ टू द नॉर्थ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं एक्सर्ट होते हैं बाय देम प्रोड्यूसेस, जो कि प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और लाइंस ऑफ फोर्स रनिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक साउथ टू नॉर्थ पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फ्लक्स। तो ये जो एक्सर्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड जो कि साउथ टू नॉर्थ रन करता है लाइंस के थ्रू, तो उसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स बोलते हैं। एंड द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और वो जो नंबर ऑफ लाइंस होती है जो कि होती है पर यूनिट एरिया में, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं।
तो हम लोग चलो तब तक इसका भी फिगर देख लेते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये स्ट्रांगली होते हैं, तो वो उन सब में इसमें क्या है, आय और बिल्कुल अटैच्ड हो गए बिल्कुल से, फिर ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है और इसमें हटाने के बाद भी ये अटैच्ड रहता है। ठीक है, समझ गए। चलो अब देख लेते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस्ड बाय द नोटेशन बी। जो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं वाया द बी। एंड और इन द केस ऑफ मोर देन वन फील्ड द प्राइमरी फील्ड यूनिट्स। सो मतलब अगर वन फील्ड है, मोर देन वन फील्ड मतलब एक फील्ड से ज़्यादा है, तो प्राइमरी फील्ड को हम लोग बी नॉट से डिनोट करते हैं एंड द सेकेंडरी फील्ड इज बी वन। सो मीजर्ड इन वन ऑफ 3 यूनिट्स। इसको किस किस यूनिट से मीज़र करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो गॉस से मीज़र करते हैं, किलो गॉस से मीज़र करते हैं और टेस्ला से मीज़र करते हैं। टेस्ला इसकी बिगेस्ट यूनिट है। एंड इफ़ 2 मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, so there are forces of attraction and repulsion between them depending on the orientation of their poles relative to each other. So like poles repel and opposite poles attract. तो क्या होता है, अगर हम 2 मैग्नेट लेते हैं और वो दोनों को क्लोज लाते हैं तो क्या होता है, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जो होते हैं उन दोनों के बीच में वो काम करते हैं। और ये किस तरीके से काम करते हैं, जो इसमें लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स का क्या मतलब है, सेम पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। जो सेम है वो रेपेल करेंगे। एंड जो अपोजिट पोल्स हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ वाला क्या करेगा, साउथ वाले को अट्रैक्ट करेगा। और अगर हम नॉर्थ वाले को नॉर्थ वाले के साथ लाएंगे तो ये रिपल करेगा, एक दूसरे को दूर फेंक देगा। इसमें क्या होगा, दोनों पास में आ जाएंगे। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? सो ए मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज। एक मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जनरेट होता है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो मूविंग चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से जनरेट होता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन आइदर बी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। और जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर या तो क्लॉकवाइज हो सकती है। लेट बी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ानी थी, हाँ देखती हूँ कैसा होता है। क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज हो सकती है विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। और ये किसके रिस्पेक्ट में होती है, विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, सो कैसी मूवमेंट, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। एंड एम्पियर्स लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ रूल जो होता है, एम्पियर का लॉ उसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी बोलते हैं, डिटरमाइन करता है क्या डिटरमाइन करता है, द मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो ये क्या मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, क्या लिखा है मैं, इसके हिसाब से क्या है, राइट एम्पियर्स लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू ए करंट। इफ़ यू पॉइंट योर राइट थंब along the direction of the current, then the magnetic field points along the direction of the curled fingers। तो ये अभी हमने ऊपर फिगर में अच्छे से देखा था कि जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या शो करेगी, देन दैट वुड शो क्या डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन होगी। एंड जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं जो कि बंधी हुई हैं, मतलब कि मुट्ठी टाइप बंधी हुई हैं, तो उसमें क्या है वो डायरेक्शन किस चीज़ की है, वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, एंड जस्ट एज मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड्स,
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट। तो जैसे कि मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज, तो वो इसी तरीके से जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। एंड व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड इन एंड आउट ऑफ ए क्लोज्ड सर्किट, जब एक मैग्नेट होता है जो कि मूव करता है एक इन और आउट ऑफ ए क्लोज्ड सर्किट, एंड ऑसिलेटिंग करंट इज प्रोड्यूस, तो ऑसिलेटिंग मोमेंट होती है, वैसे ऑसिलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, विच कीजेस द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स मूविंग, सच ए करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है जब ये करंट होता है, प्रोड्यूस होता है, विच जो कि कीज करता है, मतलब कम हो जाता है द मोमेंट ऑफ द मैग्नेट स्टॉप मूविंग, तो क्या होता है करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। एंड व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। नाउ व्हाट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। सो लेट मी चेंज द कलर। So Faraday's law of induction explains the phenomena of an induced current. एक इंड्यूस्ड करंट का फिनोमिना फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बताता है। द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सर्किट इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ फोर्स जो होता है इन द सर्किट। तो ये क्या करता है, चेंज जब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में थ्रू ए क्लोज्ड सर्किट से, तो ये क्या इंड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को इन द सर्किट में इंड्यूस करता है। एंड द ईएमएफ इज डिफाइंड एज एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम ए यूनिट ऑफ चार्ज ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए लूप ऑफ वायर। तो ईएमएफ क्या होता है, डिफाइन करता है एनर्जी को जो कि अवेलेबल होती है फ्रॉम ए यूनिट ऑफ चार्ज से, जो कि ट्रेवल करती है वंस अराउंड ए लूप ऑफ वायर के चारों तरफ जो कि ट्रैवल करती है। एंड द ईएमएफ डिराइव्स ए करंट इन द सर्किट। ईएमएफ क्या करता है, डिराइव करता है, उत्पन्न करता है एक करंट इन द सर्किट में, एंड इज द रिजल्ट ऑफ ए चेंजिंग, और ये क्या होता है, रिजल्ट होता है ऑफ ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिजल्ट होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, जो कि इंड्यूस कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेराडेज लॉ स्टेट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कैसा होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द करंट। तो ये जो रेट ऑफ दर चेंज होने की, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की जो दर है और एरिया ऑफ द सर्किट है उसके चेंज होने के मतलब प्रोपोर्शनल होता है। एंड द प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल ऑफ वायर, और ये किस चीज़ के और प्रोपोर्शनल होता है, टू द नंबर ऑफ जो टर्न्स हो रहे हैं इन ए कॉइल ऑफ वायर, उसके भी प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है। एंड ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज इन ए डायरेक्शन सो दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विच कॉजेज इट। तो ईएमएफ क्या होता है, एक डायरेक्शन में होता है जो कि अपोज करता है चेंज करने को इन द मैग्नेटिक फील्ड विच कॉजेज इट, जो कि कॉज करता है इसको, एंड इसको लेंज का लॉ बोलते हैं। ये है टेबल कॉमन इक्वेशंस इन द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दी हुई हैं। सो इक्वेशन क्या है, बी नॉट इज इक्वल टू एच नॉट 1 + x। सो बी नॉट क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एंड एच नॉट क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। सो दिस इक्वेशन क्या शो कर रही है, शोज द अपरेंट मैग्नेटाइजेशन ऑफ एटम, अपरेंट मैग्नेटाइजेशन ऑफ एटम शो कर रही है। एंड ए सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक व्हेन एक्स, सब्सटेंस डायमैग्नेटिक कब होता है, जबकि एक्स कैसा होता है, एक्स इज लेस देन 0। एंड ए सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब एक्स 0 से ज़्यादा होता है। ओके ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। सो इसमें क्या दिखाया गया है, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो ओमेगा जो है ये ई जो है, ये इसको ई बोल सकते हैं, ओमेगा नहीं। ई इज़ द ईएमएफ, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उसको ईएमएफ जो है
शो कर रहा है ई से, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, एंड डी फाई इज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए सिंगल लूप, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई, एंड डी टी क्या है, चेंजिंग टाइम है। ओके, so this equation shows that the amount of induced current in a coil related to the rate of change of magnetic flux। तो ये इक्वेशन क्या शो करती है, शो करती है कि अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड shows how fast the magnetic lines of flux are crossed and number of turns in a coil। तो ये दिखाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की दर एंड फास्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स आर क्रॉस्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल। ठीक है, एंड नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए बेसिक फिजिकल फिनोमिना ऑफ एमआरआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, बेसिक फिजिकल फिनोमिना ऑफ एमआरआई है, बट इज स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। तो ये क्या होता है, ये बेसिक फिजिकल फिनोमिना है एमआरआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड ये स्पेसिफिकली इन्वॉल्व किस चीज़ में होता है, स्पिनिंग चार्ज ऑफ ए हाइड्रोजन प्रोटॉन कॉजेज ए मैग्नेटिक फील्ड टू बी इंड्यूस्ड अराउंड इट। तो ये जो होता है, इसमें स्पिनिंग चार्ज होता है हाइड्रोजन प्रोटॉन के चारों तरफ, उसमें मतलब इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड the moment of the net magnetization vector NMV crosses the area of receiver coil induces an electrical charge in the coil। तो ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ जो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की होती है क्रॉस द एरिया ऑफ द रिसीवर कॉइल के चारों तरफ, जो इंड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल करंट को इन द कॉइल में। ठीक है, सो द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर समराइज्ड इन द टेबल। तो की पॉइंट देख लेते हैं हम लोग ने क्या पढ़ा अभी। सो की पॉइंट्स आर थिंग्स टू रिमेंबर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज ऐड टू इंक्रीज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, एंड सुपर मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैव ए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी that is greater than paramagnetic substances but less than that of ferromagnetic materials। ओके, एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, स्लाइटली अपोज करते हैं डिक्रीज ये क्या करते हैं, डिक्रीज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायमैग्नेटिक इफेक्ट्स अपीयर इन ऑल सब्सटेंसेस। However, in materials that possesses both diamagnetic and paramagnetic properties, the positive paramagnetic effects is greater than that of negative diamagnetic effects, and so the substances appear paramagnetic। तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक इफेक्ट जो होते हैं सभी सब्सटेंसेस में लगभग पाए जाते हैं, एंड मटेरियल्स जो कि पजेस करते हैं डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, द पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक इफेक्ट ग्रेटर होता है दैन द नेगेटिव डायमैग्नेटिक इफेक्ट, सो द substance appear paramagnetic, and ferromagnetic substances are strongly attracted to and aligned with an applied magnetic field, and they are permanently magnetized even when the applied field is removed। और ये फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, एंड when मूविंग ए कंडक्टर थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इट, एंड मूविंग कंडक्टर थ्रू एंड मैग्नेट में इंड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को, एंड मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है इन कंडक्टर इंड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है एक कंडक्टर में क्या करता है, इंड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड इट। ओके, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो देख लिया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बचपन में, बट स्टिल पढ़ना तो है, रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, एंड दीज आर द ऑर्बिट्स
ये क्या है, सभी ऑर्बिट्स हैं। और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है एंड न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ओके, एंड ये मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है। ये जो प्रोटॉन है ये मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है अपनी एक्सिस पे राउंड रिवॉल्व करता है, स्पिन करता है। एंड बार मैग्नेट, ये मैग्नेट है एक बार, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, बाईपोलर होता है ना। एंड ये स्पिन मूवमेंट शो करते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन भी स्पिन मूवमेंट शो करते हैं अपनी मतलब एक्सिस में भी रिवॉल्व करते हैं। ओके, और ये एटम का शो किया गया है। एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन न्यूक्लियस, तो हाइड्रोजन का मैग्नेटिक मोमेंट दिखाया गया है, मैग्नेटिक वेक्टर। तो ये इसका साइज शो कर रहा है और ये मोमेंट होता रहता है, लाइक ए वॉबलिंग मोशन होती है, ठीक है। एंड नाउ इंट्रोडक्शन। सो एटम्स मेकअप, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। एटम्स मेकअप ऑल मैटर इन यूनिवर्स एंड ऑल्सो देयर फॉर द ह्यूमन बॉडी। एटम्स क्या बनाते हैं बताइए। सो एटम्स क्या करते हैं, मेक करते हैं ऑल मैटर्स इन द यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स में चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सभी किस चीज़ से बनी होती हैं, एटम से बनी होती हैं। एंड देयरफॉर इन ह्यूमन बॉडी में भी एटम्स हैं। सो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 7 octillions, 7 × 10⁻27 एटम्स इन द एवरेज 70 kg पर्सन। अगर किसी का 70 kg के वेट है मतलब एवरेज, तो उसमें कितने अप्रॉक्सीमेटली एटम्स पाए जाते हैं, 7 ऑक्टिलियन, यानी कि 7 × 10⁻27 एटम्स पाए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी 96% इज मेड अप ऑफ जस्ट 4 एलिमेंट्स। जो 96% बॉडी ह्यूमन की होती है वो सिर्फ 4 एलिमेंट से बनी होती है। वो कौन कौन से होते हैं, सो दीज आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, CHON, ठीक है, CHON से बनी होती है। ओके, एंड हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड ह्यूमंस। हाइड्रोजन क्या होता है, मोस्ट कॉमन, मतलब कि हर किसी में पाया जाता है, क्योंकि यूनिवर्स में भी जो चीज़ें बनी हैं वो हाइड्रोकार्बन CH से बनी होती हैं। ओके, तो ऐसे होता है। एंड द एटम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। एटम्स में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, अभी एटम का देख लिया, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन। तो अब जो ये होता है, तो एटम में क्या क्या पाया जाता है ये देख लेते हैं। वैसे पता है बट फिर भी पता होना चाहिए ना। एंड प्रोटॉन्स, सो प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता है और ये भी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं एंड ये ऑर्बिट में पाए जाते हैं न्यूक्लियस की, एंड आर नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। एंड द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज टू करेक्टराइज एन एटम। एटम को चलो करेक्टराइज कर लेते हैं। सो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं इन द न्यूक्लियस, वो डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ एलिमेंट एंड एटम्स मेकअप, मतलब वो किस तरीके का एटम है, और वही जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब एटम में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, मतलब कि योग, तो उसी को बोलते हैं मास नंबर। एंड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग ए डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप्स। मतलब मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। एंड in a stable atom the number of negatively charged electrons equals to the number of positively charged protons। तो क्या होता है, अगर कोई स्टेबल एटम होगा तो उसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स का मतलब बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इसी वजह से वो स्टेबल है। एंड एटम्स
विथ डेफिसिट और एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयंस। अगर इलेक्ट्रॉन में एटम में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम या ज़्यादा है तो उसको आयंस बोलेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन बोलते हैं। सो ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ एटम्स आर अवेलेबल टू अस इन द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI में किस सिर्फ कुछ टाइप के ही एटम्स को हम लोग यूज करते हैं या फिर अवेलेबल मानते हैं। सो दीज एटम्स आर हुज चार्ज न्यूक्लियाई मूव और स्पिन। तो वो कौन से होते हैं? जिनके चार्ज न्यूक्लियाई मूव करते हैं या फिर स्पिन करते हैं, मतलब कि अपनी एक्सिस पे। सो दिस इज बिकॉज ए मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि एक मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो कि अभी हमने चैप्टर 1 पे पढ़ रखा है। ठीक है। सो मोशन विद द एटम, मोशन विद द एटम, एटम का मोशन क्या होता है? तो क्या किस टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ मोशन इन द पार्टिकल्स इन द एटम। एक पार्टिकल में 3 टाइप के मोशन प्रेजेंट होते हैं। सो कौन कौन से होते हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग ऑन दियर ओन एक्सिस। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ही एक्सिस पे पहली बात तो रोटेट कर रहे हैं जहाँ पे हैं। एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। सेकेंडली वो न्यूक्लियस के चारों ओर कर रहे हैं। एंड द थर्ड, पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस स्पिनिंग ऑन दियर ओन एक्सिस। जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये भी पार्टिकल्स अपनी एक्सिस पे मूव करते हैं, रोटेट करते हैं हम। सो एंड इसका फिगर 2.1 है, अभी आएगा तो देख लेना। ठीक है। ईच टाइप ऑफ ऊपर देखा तो था, हाँ 2.1 दिखाया था, जो कि रोटेट करते हैं। ईच टाइप ऑफ मोशन प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। जो प्रत्येक टाइप की मोशन होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। एंड इन MRI वी आर कंसर्न विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इटसेल्फ। तो जो मोशन होती है उसी से तो हम लोग MRI का कंसर्न है, उसी से तो सब काम हो रहा है। सो व्हाट इज MR एक्टिव न्यूक्लियाई? MR एक्टिव न्यूक्लियाई किसे कहते हैं? सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस विद इन द न्यूक्लियस में। एंड डायरेक्शन ऑफ द स्पिन इज रैंडम होती है, सो दैट सम पार्टिकल्स स्पिन क्लॉकवाइज एंड अदर एंटी क्लॉकवाइज। कुछ क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। एंड व्हेन ए न्यूक्लियस हैज़ एन इवन मास नंबर, जब इवन मास नंबर होता है तो क्या होता है? द स्पिन कैंसिल ईच अदर आउट, सो द न्यूक्लियस हैज़ नो नेट स्पिन। तो जब इवन मास नंबर होता है तो क्या होता है? जो स्पिन होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है एंड कोई भी नेट स्पिन नहीं बचता। एंड व्हेन ए न्यूक्लियस हैज़ ऑड मास नंबर, सो ऑड क्या होता है? द ऑड मास नंबर है तो स्पिन डू नॉट कैंसिल ईच अदर, तो स्पिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा एंड न्यूक्लियस स्पिन बचा रह जाएगा। सो एज प्रोटॉन्स हैव चार्ज ए न्यूक्लियस विद ऑड मास नंबर एंड हैज़ ए नेट चार्ज। प्रोटॉन में क्या होता है? चार्ज होता है न्यूक्लियस में और इसमें ऑड मास नंबर भी होता है, तो ये नेट चार्ज होता है एज वेल एज नेट स्पिन बचा रह जाता है। सो ड्यू टू द लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से मूविंग अनबैलेंस्ड चार्ज इंड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। जो मूविंग अनबैलेंस्ड चार्ज होता है इंड्यूस करता है, क्या इंड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। एंड डायरेक्शन एंड साइज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर डिनोटेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट। और जो डायरेक्शन और साइज होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो डिनोटेड होता है बाय द मैग्नेटिक मोमेंट। एंड द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन द न्यूक्लियस इज द वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है न्यूक्लियस का वेक्टर सम होता है मैग्नेटिक मोमेंट का ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एंड द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द, जो एरो की लेंथ होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द, ये रिप्रेजेंट करती है
लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द, और जो डायरेक्शन होती है एरो की डिनोट करती है डायरेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, और वो डायरेक्शन एरो जो होता है वो अलाइनमेंट की डायरेक्शन को मैग्नेटिक मोमेंट का शो करता है। एंड न्यूक्लियाई विद एन ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेड टू बी एमआर एक्टिव, और वो न्यूक्लियाई जिनमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उन्हें एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। सो दे एक्ट लाइक टाइनी बार मैग्नेट, सो छोटे छोटे बार मैग्नेट्स का काम करते हैं। एंड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर एमआर एक्टिव, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एमआर एक्टिव होते हैं। एंड दे ऑल हैव एन ऑड मास नंबर, उनमें सभी में ऑड मास नंबर होता है क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है कैंसिल आउट नहीं होगा। एंड द कॉमन एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई टुगेदर विद दियर मास नंबर्स आर, तो कौन कौन से हैं जो जनरली होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो ये इनके मास नंबर हैं और ये सभी कैसे दिख रहे हैं? ऑड दिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन का 1 है मास नंबर, कार्बन 13, नाइट्रोजन 15, फ्लोरीन 19, सोडियम 23 एंड ऑक्सीजन का 17। तो ये हैं सभी कॉमन जो कुछ होते हैं एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, बट हम इसमें से यूज किसका जनरली करते हैं? हाइड्रोजन का यूज करते हैं। एंड द स्पिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमनेस्ट एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई आर शोन, तो जो स्पिन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कॉमनेस्ट एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई की वो भी देख लेते हैं। सो एलिमेंट हाइड्रोजन, प्रोटियम यूज होता है, प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0, स्पिन न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है जो सो होता है वो हाफ होता है। एंड नेचुरल एविडेंस कितनी पाई जा रही है? 99.985, इतना ज़्यादा पाया जा रहा है परसेंटेज। एंड कार्बन क्या है? इसका प्रोटॉन 6 होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं, हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्पिन होता है। एंड एविडेंस बहुत कम है, 1.1% ओनली इन द नेचर। एंड नाइट्रोजन 15 का 7 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन एंड हाफ न्यूक्लियर स्पिन एंड 0.366% ही पाया जा रहा है नेचर में। एंड ऑक्सीजन का 8 होता है एंड एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब प्रोटॉन। एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 9। तो इसका स्पिन जो है 5/2 एंड बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है, 0.038% इन द एविडेंस। तो द isotope of hydrogen called protium, the MR active nucleus in the MRI as it has mass and atomic number of 1. The nucleus of this isotope consists of a single proton, has no neutrons नहीं पाए जाते हैं and used for the MR imaging because, किस वजह से यूज किया जाता है MR imaging में? क्योंकि इतने सारे थे उसमें सिर्फ हम हाइड्रोजन क्यों यूज कर रहे हैं, तो वो देख लेते हैं क्यों कर रहे हैं। इट इज़ एविडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ये बहुतायत में पाया जाता है, इन फैट एंड वाटर में पाया जाता है। एंड द सॉलिटरी प्रोटॉन गिव्स इट ए रिलेटिवली लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें क्या होता है? सिंगल प्रोटॉन पाया जा रहा है तो वो इसको लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट प्रोवाइड करता है। बिकॉज देयर आर नो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, so neutrons tend to decrease the relative size of the nuclear magnetic field, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं रिलेटिव साइज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का। सो इफ़ दे आर नॉट प्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमाइज्ड, तो अगर ये प्रेजेंट नहीं है इसमें तो इस वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बढ़ जाता है इसी वजह से। एंड इन द रेस्ट लोग क्या पढ़ेंगे बुक में, मतलब कि एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई स्पेसिफिकली प्रोटियम है रेफर टू एज स्पिन्स, जो ठीक है। एंड द की पॉइंट्स हम लोग जो अभी पढ़े हैं तो क्या है? एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई जो स्पेसिफिकली प्रोटियम होता है उसको हम लोग रेफर करते हैं टू एज स्पिन्स के तौर पे। एंड की पॉइंट जो अभी हम लोग ने चैप्टर्स में पढ़े उसको रिमेंबर कर लेते हैं की थिंग्स। सो हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ये आपको पता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे एबिडेंट होते हैं, बट हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है क्योंकि 96% इन्हीं से बना होता है। एंड न्यूक्लियाई दैट आर अवेलेबल फॉर MRI
आर दोज दैट एग्जिबिट ए नेट स्पिन बिकॉज देयर मास नंबर इज ऑड नंबर होना चाहिए। एंड as all nuclei contain least one positively charged proton, those that also spin have a magnetic field induced around them। एंड एक जो एरो होता है कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं, जो कि है क्या, अलाइनमेंट। सो हियर इज द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर्स, व्हाट इज़ द अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट के बारे में देख लेते हैं। जनरली क्या होता है, ऐसे रैंडम चल रहा है मोमेंट, रैंडमली जो क्लासिकल थ्योरी है उसके हिसाब से रैंडम ऐसे मोमेंट कर रहे हैं। देन फिर जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अप्लाई होता है मतलब, तो ये क्या होते हैं, अलाइनमेंट हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, या तो क्लॉक या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। अलाइनमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो रैंडम अलाइनमेंट होता है, मतलब जिधर मन चल रहा है चले जा रहे हैं। ठीक है। एंड लो एनर्जी स्पिन न्यूक्लियस, लो एनर्जी स्पिन न्यूक्लियस ये होते हैं, एंड हाई एनर्जी स्पिन न्यूक्लियस दीज आर। एंड हाई एनर्जी स्पिन डाउन पॉपुलेशन, जो हाई एनर्जी होते हैं वो सब स्पिन डाउन होते हैं। इधर देख रहे हैं, ये स्पिन डाउन है, ये भी स्पिन डाउन, इनकी एनर्जी हाई है। एंड जो लो एनर्जी हैं वो स्पिन अप न्यूक्लियस होते हैं, मतलब स्पिन अप पॉपुलेशन होते हैं। ठीक है। सो एनर्जी डिफरेंस फील्ड इधर पे दिखा दिया गया, ऑन द डिपेंड्स ऑन द फील्ड स्ट्रेंथ। एंड ये क्वांटम थ्योरी के हिसाब से दिखाया गया है। एंड यहाँ पे नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एंटी पैरेलल जो होते हैं ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, एंटी पैरेलल हाई एनर्जी, एंड एक्सिस अलाइंड पैरेलल ये जो होते हैं लो एनर्जी वाले होते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर लगा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को जो शो करता है। एंड पैरेलल लो एनर्जी, ये लो एनर्जी के पैरेलल होता है। ठीक है। एंड ए नॉर्मल एनवायरमेंट में अब देख लेते हैं। सो इन ए नॉर्मल एनवायरमेंट द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ MR एक्टिव न्यूक्लियाई पॉइंट इन ए रैंडम डायरेक्शन। तो नॉर्मल जो MR एक्टिव न्यूक्लियाई होता है एनवायरनमेंट में वो रैंडम डायरेक्शन में होता है, ऐसे ही कहीं भी चल रहा होता है। एंड प्रोड्यूस नो ओवरऑल मैग्नेटिक इफेक्ट, कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। सो व्हेन स्पिन्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब उनको प्लेस करेंगे, सो दियर मैग्नेटिक मोमेंट्स लाइन अप विद द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइंस। तो इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं वो लाइन अप हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइंस के हिसाब से। एंड दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज द डिस्क्राइब्ड यूजिंग टू थ्योरीज को यूज़ करके अलाइनमेंट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। एंड तो क्या है, क्लासिकल थ्योरी। एक नंबर 1 क्या है, क्लासिकल थ्योरी। दिस यूजेस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स टू इलस्ट्रेट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को समझाने के लिए क्या करती है क्लासिकल थ्योरी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स को मतलब यूज़ करती है। सो पैरेलल अलाइनमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द पैरेलल अलाइनमेंट। सो पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मेन फील्ड। अगर जैसे सेम डायरेक्शन में है तो उसको पैरेलल अलाइनमेंट करते हैं। एंड एंटी पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन फील्ड। ठीक है। So at room temperature there are always more spins with their magnetic moments aligned parallel and then anti-parallel। तो रूम टेम्परेचर पे जनरली क्या होता है, मोर स्पिन होते हैं विद देयर मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा होता है, अलाइंड पैरेलल होता है, देन द एंटी पैरेलल कम होता है। एंड द नेट मैग्नेटिज्म ऑफ द पेशेंट termed as the net magnetization vector NMV is therefore aligned parallel to the main field। इस वजह से उसको बोलते हैं नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो होता है अलाइंड होता है टू द पैरेलल टू द मेन फील्ड के हिसाब से। एंड दूसरी थ्योरी क्या है, क्वांटम थ्योरी।
एक ये तो क्या थी, क्लासिकल थ्योरी थी। दूसरी क्या, क्वांटम थ्योरी, जो कि एनर्जी के बेस्ड यूजेस द एनर्जी लेवल ऑफ द डिस्पेंस टू इलस्ट्रेट अलाइनमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्या है, जो प्रोटॉन्स होते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के इंटरेक्ट करते हैं विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्कैनर के साथ। ये क्या करते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के इंटरेक्ट करेंगे एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया स्कैनर के, तो उसके साथ, जिसको ये जो इंटरेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, जी मैन इंटरेक्शन बोलते हैं। एंड कॉज करता है डिस्क्रीट नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। ये क्या कॉज करता है, डिस्क्रीट नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स शो करता है। एंड फॉर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के लिए देयर आर ओनली 2 पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। सो स्पिन अप जो होता है उनमें लो एनर्जी होती है एंड डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू अपोज द मेन फील्ड। और ये क्या होते हैं, इनमें मतलब इनफ एनर्जी नहीं है कि मेन फील्ड के अगेंस्ट जा सकें, इसलिए जिस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड उधर ही चल दिए। ठीक है, देयर आर न्यूक्लियाई दैट अलाइन दियर मैग्नेटिक मूवमेंट्स पैरेलल टू द मेन फील्ड इन द क्लासिकल डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या होते हैं, ये मतलब अलाइन हो जाते हैं विद देयर मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट्स के हिसाब से, पैरेलल हो जाते हैं उसी के साथ एंड मेल्ट फील्ड के हिसाब से। तो ये क्लासिकल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है ना। स्पिन डाउन जो होते हैं न्यूक्लियस, वो हाई एनर्जी होते हैं एंड हैव इनफ एनर्जी टू अपोज द मेन फील्ड। इनको अपोज करने का मतलब इनफ एनर्जी होती है, तो ये स्पिन डाउन होते हैं। एंड दीज आर न्यूक्लियाई दैट अलाइन विथ मैग्नेटिक मूवमेंट्स एंटी पैरेलल टू मेन फील्ड इन द क्लासिकल डिस्क्रिप्शन, जो कि मतलब कि कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। सो द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन दीज 2 स्टेट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डिफरेंस होता है एनर्जी बिटवीन द इन दोनों 2 स्टेट्स के बीच में, जो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो जिसे कि B0 से रिप्रेजेंट करते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्पिन एक्चुअली अलाइन at an angle to B0 due to the force of the repulsion between B0 and magnetic movements। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है स्पिन का, वो एक्चुअली अलाइन होता है एट एन एंगल पे, एक एंगल पे विद द B0 ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से बिटवीन द B0 एंड मैग्नेटिक मूवमेंट्स के बीच में। एंड सो व्हाट टू डू क्वांटम एंड क्लासिकल थ्योरीज टेल अस। मतलब ये क्वांटम और क्लासिकल थ्योरीज एक्चुअली में क्या कहना चाह रही हैं हमसे। सो हाइड्रोजन ओनली हैज़ 2 एनर्जी स्टेट्स, हाई और लो। देयरफॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पिन्स ओनली अलाइन इन द पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पिन कैन नॉट ओरिएंट देमसेल्फ इन एनी अदर डायरेक्शन। तो जो क्या होता है, ये इसमें हाइड्रोजन में सिर्फ 2 टाइप की एनर्जी पाई जाती है, हाई और लो। सो इसमें मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है हाइड्रोजन का, स्पिन करता है ओनली सिर्फ अलाइन करेगा पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है हाइड्रोजन का स्पिन करता है, कैन स्पिन नहीं कर सकता ओरिएंट, मतलब खुद से नहीं कर सकता देमसेल्व्स इन एनी अदर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर सकता है, वो एनर्जी के हिसाब से कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। एंड जो पेशेंट्स टेम्परेचर इन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द वेदर स्पिन इज इन हाई और लो एनर्जी पॉपुलेशन। जो पेशेंट का टेम्परेचर होता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि जो स्पिन है वो हाई या लो एनर्जी पॉपुलेशन में रहेगा। सो इन क्लिनिकल इमेजिंग थर्मल इफेक्ट्स आर डिस्काउंटेड एज वी एज्यूम द पेशेंट्स टेम्परेचर इज एज सेम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो थर्मल इक्विलिब्रियम वहाँ पे किया जाता है। इन द जो क्लिनिकल इमेजिंग होती है उसमें थर्मल इफेक्ट जो होते हैं वो डिस्काउंट कर दिए जाते हैं एज, जैसे कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि पेशेंट का टेम्परेचर जो बाहर है वो अंदर सेम रहेगा, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाती है। एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पिन करता है कॉन्स्टेंटली स्पिन होती है एंड चेंजिंग दियर ओरिएंटेशन बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग बिटवीन हाई एंड लो एनर्जी स्टेट्स। तो
तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होती हैं हाइड्रोजन की, वो स्पिन करती है, कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही होती हैं अपनी ओरिएंटेशन को। क्यों कर रही होती? बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग बिटवीन हाई एंड लो एनर्जी स्टेट्स, सो द स्पिन गेन करते हैं और लूज करते हैं। तो जो स्पिन होते हैं वो गेन करते हैं और लूज करते हैं एनर्जी ऑफ दियर। तो जो स्पिन होते हैं वो गेन करेंगे और लूज करेंगे उनकी एनर्जी, एंड दियर मैग्नेटिक मूवमेंट जो होते हैं दे आर फॉर कॉन्स्टेंटली अल्टर दियर अलाइनमेंट रिलेटिव टू बी नॉट। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं दे आर फॉर, इसी वजह से कॉन्स्टेंटली अल्टर करते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं उनका अलाइनमेंट रिलेटिव टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। एंड द नंबर ऑफ स्पिन्स इन ईच एनर्जी लेवल कैन बी प्रोडिक्टेड बाय द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रत्येक नंबर स्पिन, जो कितना स्पिन कर रहा है ईच एनर्जी लेवल पे, वो किस चीज़ से प्रोडिक्ट किया जा सकता है? बाय द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से प्रोडिक्ट किया जा सकता है। टेबल नंबर 3.1 देख लेते हैं, यही है ना 3.1 टेबल। हाँ, सो कॉमन इक्वेशन ऑफ अलाइनमेंट, ये कॉमन इक्वेशन है अलाइनमेंट की। क्या इक्वेशन? एन प्लस अपॉन एन माइनस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी। सो इक्वेशन इफ़ यू लाइक देम, ओके। सो एन प्लस क्या है? एन प्लस एंड एन माइनस आर द नंबर ऑफ स्पिन्स होते हैं विद द हाई एंड लो एनर्जी। एन प्लस मतलब हाई एनर्जी, एन माइनस क्या है? लो एनर्जी। सो पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली डेल्टा ई इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एनर्जी। डेल्टा ई क्या है? एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द हाई और लो एनर्जी के बीच में, एंड लो एनर्जी पॉपुलेशंस में। और ये किस में शो हो रही है? डेल्टा ई जूल में। और के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। के यहाँ पे कहाँ पे शो हो रहा है? के और के टी। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इसका क्या मतलब है वैल्यू? तो 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। एंड टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू इन द केल्विन। टी क्या है? टेम्परेचर है टिश्यू का, किस में? केल्विन में है। ठीक है, समझ आ गई? सो दिस इक्वेशन इनेबल्स प्रेडिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्पिन्स इन द हाई एंड लो एनर्जी पॉपुलेशन एंड हाउ दिस इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ MRI। तो ये जो इक्वेशन है ये इनेबल करती है प्रोडिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्पिन्स इन द हाई एंड लो एनर्जी पॉपुलेशन में, एंड हाउ दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, और ये किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। इन MRI थर्मल इक्विलिब्रियम, MRI में थर्मल इक्विलिब्रियम में जो होती है प्रिज्यूम्ड की जाती है इन दैट देयर आर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर इन द स्कैन रूम। तो ये क्या होता है? MRI में थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, इस जो प्रिज्यूम की जाती है इन दैट देयर आर नो सिग्निफिकेंट, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होते इन द बॉडी टेम्परेचर इन द स्कैन रूम, क्योंकि वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम होता है इन द स्कैनिंग रूम। ओके, सो थर्मल इक्विलिब्रियम at any moment there are a greater proportion of spins with their magnetic moments aligned with the field than against it. This excess alignment with V naught produces a net magnetic field called NMV, net magnetization vector, that aligns with the main magnetic field. जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है किसी भी मोमेंट में देयर आर ए ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है, मतलब कि ऑफ स्पिन का विद दियर मैग्नेटिक मूवमेंट्स के साथ अलाइन जो होते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड के साथ, देन अगेंस्ट इट। एंड जो एक्सेस होता है अलाइंड विथ बी नॉट प्रोड्यूसेस एक क्या प्रोड्यूस करता है? नेट मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको कहते हैं नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जो कि अलाइंस होता है विद द मेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ। एंड एज द मैग्नेट्यूड ऑफ द, जैसे कि मैग्नीट्यूड जो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे, वैसे ही मोर मैग्नेटिक मूवमेंट्स लाइन अप करते हैं इनटू द पैरेलल डायरेक्शन में, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट स्पिन्स मस्ट पोजेसेस टू अलाइन दियर मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन अपोजिशन टू द स्ट्रॉन्गर फील्ड। क्योंकि ये जो होते हैं जैसे जैसे
मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ता है, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है लाइन अप यानी कि पैरेलल होना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो अपोजिशन के लिए एनर्जी चाहिए वो कम होने लगती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का बढ़ाया जा रहा है एनर्जी, इसी वजह से मतलब कि ज़्यादातर अलाइन होने लगते हैं। कैसे अलाइन होते हैं? पैरेलली। सो स्ट्रॉन्गर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है एंड लाइन अप करते हैं इन द एंटी पैरेलल डायरेक्शन। और जो मतलब कि अपोजिशन में मतलब जिसकी एनर्जी स्टिल ज़्यादा है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। इज इंक्रीज्ड एज द फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है द लो एनर्जी पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड हाई एनर्जी पॉपुलेशन डिक्रीजेस। तो लो एनर्जी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और मतलब तो वो सब जो लो एनर्जी वाले हैं वो सब पैरेलल हो जाएंगे, जो हाई एनर्जी वाले हैं वो उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और वो एंटी पैरेलल होते हैं। एज ए रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है? वो इंक्रीज़ होता है। चलो अभी हम लोग इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। तो ये समरी टेबल है 3.2 की पॉइंट्स क्या क्या हमने जो पढ़े हैं वो देख लेते हैं। सो व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आइदर अलाइन इन ए स्पिन अप, और स्पिन अप जो होते हैं वो लो एनर्जी वाले होते हैं एंड जो स्पिन डाउन होते हैं वो हाई एनर्जी ओरिएंटेशन वाले होते हैं। एंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम में देयर आर मोर स्पिन अप ज़्यादा होते हैं, लो एनर्जी वाले बढ़ जाते हैं एज स्पिन डाउन हाई energy spins, so the net magnetization of the patient is oriented in the same direction as B naught. So the difference in the energy between these populations is determined by the strength of the B naught, and B naught increases the energy difference between the two populations as increases the number of spin up, and low energy spins इंक्रीजेज रिलेटिव टू द नंबर ऑफ स्पिन डाउन। सो जो बी नॉट होता है वो इंक्रीज करता है विद द एनर्जी डिफरेंस एंड बिटवीन द टू पॉपुलेशंस के बीच में, एंड ऑल्सो इंक्रीज करता है द नंबर ऑफ स्पिन डाउन एंड लो एनर्जी स्पिन डाउन जो होते हैं स्पिन अप जो कि लो एनर्जी स्पिन होते हैं, और इंक्रीज करता है रिलेटिव टू द नंबर ऑफ स्पिन डाउन जो कि हाई एनर्जी स्पिन होते हैं। एंड द सिग्नल टू नॉइस रेशियो जिसको SNR बोलते हैं वो इंक्रीज़ होता है एट हायर वैल्यूज़ ऑफ बी नॉट। जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी बढ़ जाता है। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 39 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज़ प्रीसेशन। सो आर यू गाइज रेडी? चलो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं। So what is the precession? So यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या शो कर रहा है? प्रीसेशन क्या होता है? ये जो अपनी एक एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, स्पिनिंग हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, ये स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस में ऐसे, इसी स्पिनिंग को क्या बोलते हैं? प्रीसेशन बोलते हैं। एंड ये प्रीसेशन पाथ है, जिस पाथ पे प्रीसेस कर रहा है उसको प्रीसेशन पाथ बोलते हैं। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जो कि एक न्यूक्लियस का होता है। एंड ये स्पिन डाउन, ये जो है ये सभी स्पिन डाउन न्यूक्लियाई हैं, दीज हैव हाई एनर्जी, एंड ये सभी जो है ये स्पिन अप न्यूक्लियाई हैं, इनमें एनर्जी कैसी है? ज़्यादा है, हाई एनर्जी है, एंड ये इस प्रीसेशन कर रहे हैं, और ये क्या है? प्रीसेशन पाथ। ठीक है, सो प्रीसेशन ऑफ द स्पिन अप एंड स्पिन डाउन पॉपुलेशन शो किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। सो इसमें जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, 10⁶ से 10⁸ होती है। एंड माइक्रोवेव्स की 10⁻10 10⁻12 होती है। लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो 10⁻14 हर्ट्ज़ होती है। एंड एक्सरेज की कितनी होती है? 10⁻18 to 10⁻20 होती है। एंड ये जो इतनी है, बाकी ये सब नॉन आयनाइजिंग है, ताकि जो ये पावर लाइंस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड लाइट वेव्स, ये सभी कैसी हैं? नॉन आयनाइजिंग है। और आयनाइजिंग क्या है? एक्सरेज आयनाइजिंग है। एंड फ्रीक्वेंसी जो हैं वो
एम्पलीफायर रेडियो में होती हैं, सीबी रेडियो में होती हैं, कॉर्डलेस फ़ोन एफएम रेडियो एमआरआई स्कैनर में होती हैं एंड सेल फोन्स में होती हैं। ठीक है। एंड ये आउट ऑफ फेज़ एंड इन फेज़ दिखाया गया है। तो कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट फेज पोजीशंस, सो ये इन फेज़ में दिखाया गया है, मतलब कि ऐसे प्रेसेस कर रहा है अपनी फेज़ में, एंड ये आउट ऑफ फेज़ हैं। ये प्रेसेस तो कर रहे हैं बट ये आउट ऑफ फेज़ हैं, ये मतलब एक ही डायरेक्शन में है, इन द सेम डायरेक्शन इन फेज़, एंड ये जो है ये सभी डिफरेंट डायरेक्शन में, ये ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे, तब तो आउट ऑफ फेज़ दिखाया गया है। ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसका थियोरी पार्ट जो कि है इधर से। सो एवरी एमआर एक्टिव न्यूक्लियस इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो प्रत्येक एमआर एक्टिव न्यूक्लियस होता है वो स्पिन करता है अपनी एक एक्सिस पे, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सर्ट करता है, टॉर्क को एक्सर्ट करता है। टॉर्क क्या होता है? एक टाइप का प्रेशर होता है ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ऑल एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सर्ट करता है एक टॉर्क को ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट जो कि एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई पे होता है, सभी एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई में होता है, एंड कॉजिंग ए सेकेंडरी स्पिन। और ये क्या कॉज करता है? सेकेंडरी स्पिन। दिस स्पिन इज कॉल्ड प्रिसेशन, और ये स्पिन को क्या बोलते हैं? प्रिसेशन बोलते हैं। एंड कॉजेज द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ऑल एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, और ये कॉज करता है मैग्नेटिक मोमेंट्स को ऑफ ऑल एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। सो स्पिन अप एंड स्पिन डाउन टू डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ अराउंड बी नॉट। तो स्पिन ऑफ और स्पिन डाउन जो होता है और वो डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है? सर्कुलर पाथ अराउंड बी नॉट। So the speed at which the magnetic moments spin about external magnetic field is called precessional frequency। तो स्पीड जो होती है मैग्नेटिक मोमेंट की स्पिन होती है जो कि अबाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि अभी ऊपर टेबल में देखा था। ठीक है। एंड प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी या फिर इसको लार्मर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। So what is the precessional frequency? So the Larmor equation is used to calculate the frequency or speed of the precession for magnetic moments of a specific nucleus in a specific magnetic field strength। तो जो लार्मर इक्वेशन होता है वो यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए द फ्रीक्वेंसी और स्पीड को प्रिसेशन, जो फ्रीक्वेंसी या स्पीड होती है प्रिसेशन की ऑफ फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट्स के लिए ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस में इन ए स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में। सो जो लार्मर इक्वेशन इज सिंपली स्टेटेड एज फॉलोज। लार्मर इक्वेशन क्या है? इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू गामा बी नॉट। सो जो यहाँ पे प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द ओमेगा नॉट एंड एक्सप्रेस्ड इन द मेगा हर्ट्ज में इसका वैल्यू होता है। एंड द स्ट्रेंथ जो होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उसको टेस्ला में एक्सप्रेस करते हैं। ये किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? बाय द बी नॉट। और ये जो गामा है उसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। इज़ द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस एट 1 टेस्ला एंड हैज़ यूनिट्स ऑफ मेगा हर्ट्ज पर टेस्ला। और इसकी यूनिट्स क्या होती है? मेगा हर्ट्ज पर टेस्ला होती है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय गामा एंड एज इट इज़ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। सो द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी और लार्मर फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी टाइप ऑफ एमआर एक्टिव न्यूक्लियस एंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रोपोर्शनल किस चीज़ की होती है? स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी नॉट के, एंड जो कि कैलकुलेट की जा सकती है फॉर एनी एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब किसी भी एमआर एक्टिव न्यूक्लियस के लिए, एंड जो फील्ड स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है। एंड इसके लिए लिख लेते हैं कॉमन इक्वेशंस फॉर द प्रिसेशन इक्वेशन एज इफ़ यू लाइक देम। ओके। सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड इंटू बी नॉट क्या? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2 पाई सिंप्लीफाइड टू ओमेगा नॉट इज़ द प्रिसेशनल और लार्मर फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में, और इसको सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू गामा बी नॉट, 2 पाई को हटा देते हैं
एंड गामा इज़ द गायरोमैग्नेटिक रेशियो मेगाहर्ट्ज़ अपॉन टेस्ला में, एंड बी नॉट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द टेस्ला में। एंड द लार्मर इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, एंड इसको प्रिसिशनल इक्वेशन भी बोलते हैं। एंड द 2 पाई फंक्शन इनेबल्स द कन्वर्जन ऑफ ओमेगा नॉट फ्रॉम एंगुलर साइक्लिकल फ्रीक्वेंसी। ये कन्वर्जन होता है ओमेगा नॉट फ्रॉम द एंगुलर टू द साइक्लिकल फ्रीक्वेंसी एज गामा इज़ द कांस्टेंट होता है, एंड फॉर ए गिवन एमआर एक्टिव न्यूक्लियस ओमेगा नॉट इज़ द प्रोपोर्शनल टू द बी नॉट, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एक और टेबल है, वो भी देख लीजिए। सो स्पिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिलेक्टेड एमआर न्यूक्लियाई के लिए है। तो ये जो है हाइड्रोजन, प्रोटियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए जिनके ये एटॉमिक मास दिए हुए हैं, एंड न्यूक्लियर स्पिन इनका हाफ होता है, इसका 5/2 होता है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो हाइड्रोजन का है वो वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी पूछी जा सकती हैं, बाकी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैल्यूज़ देख लीजिए ध्यान से, बाकी याद कर लीजिए, बाकी ना याद रहे कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हाइड्रोजन का क्या है, 42.5 मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला होता है, ठीक है। एक टेस्ला पे मतलब कि हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है गायरोमैग्नेटिक, मतलब वो कितनी होती है, 42.5 होती है। एंड इसका जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है एट 1.5 डेढ़ टेस्ला में कितना हो जाएगा, 63.8646 हो जाता है। एंड और बाकियों का भी दिया हुआ है, बाकियों का देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलो हम लोग देख लेते हैं। सो द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पिन्स गायरोमैग्नेटिक रेशियो 42.57 होती है, कॉमनली फाउंड इन क्लिनिकल एमआरआई। सो अगर 0.5 टेस्ला में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसका सिंपली 42.57 का जब हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21.285 मेगाहर्ट्ज़ एट 0.5 टेस्ला, एंड 42.57 मेगाहर्ट्ज़ एट 1 टेस्ला। एंड 1.5 गुना जब करेंगे तो 1.5 टेस्ला पे कितना हो जाएगा, 63.86 मेगाहर्ट्ज़ हो जाता है प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसीज। एंड जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स to the range of the frequencies of the electromagnetic spectrum of the radio waves। तो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो रिलेटेड होती हैं टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स की होती हैं। सो देयरफॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पिन करती है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है हाइड्रोजन के स्पिन्स प्रिसेस एट ए रिलेटिवली लो रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये स्पिन करती रिलेटिवली एक लो रेडियो फ्रीक्वेंसी में कंपेयर्ड टू द अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये कंपेयर्ड होती है टू द अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। सो दिस इज़ वाई फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मैग्नेटिक पर्सपेक्टिव ऑफ द एनर्जीज यूज्ड एमआरआई इज थॉट टू बी सेफ, इस वजह से एमआरआई सेफ मानी जाती है। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज़ नॉट सफिशेंटली एनर्जेटिक टू एनाइजेशन। सो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज़ होती हैं वो आयनाइज नहीं कर पाती हैं, मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है हाइड्रोजन का स्पिन करता है, प्रेसेस करता है रिलेटिवली लो रेडियो फ्रिक्वेंसी कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रेंज में। एंड सो इसी वजह से इसमें क्या होता है, पर्सपेक्टिव जो होता है एनर्जी यूज होता है, और एमआरआई इसी वजह से सेफ कही जाती है क्योंकि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है एनर्जी की वो कैसी होती हैं, आयनाइज नहीं कर पाती हैं टू एनी एटम और मॉलिक्यूल को, ठीक है। सो प्रिसेशनल फेज क्या है, सो फेज रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ स्पिन ऑन देयर प्रिसेशनल पाथ एट एनी मोमेंट इन ए टाइम। फेज़ क्या है, मतलब फेज़ एक पोजीशन होती है मैग्नेटिक मोमेंट की किसी चीज़ की स्पिन की, सो जो कि प्रिसेशनल पाथ में होती है एनी मोमेंट इन द टाइम। सो इट्स यूनिट्स आर रेडियंस। तो फेज़ की प्रिसेशनल फेज़ की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। एक मैग्नेटिक मोमेंट ट्रेवल करता है थ्रू द 360 रेडियंस
ड्यूरिंग वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितने रेडियन का ट्रैवल होता है, 360 रेडियन का। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ द चेंज फेज ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी होती है और दर होती है चेंज इन द फेज ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट की। सो दैट इज it is a measure of how quickly the phase positions of a magnetic moment changes over time। तो ये क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये एक मीज़र होता है पोजीशन का चेंज का, कि मतलब हाउ क्विकली मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा है ओवर टाइम। इन MRI वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द रिलेटिव फेज पोजीशन ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पिन्स इन टिश्यू वी आर इमेजिंग। तो MRI में हम लोग पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड किस चीज़ में होते हैं, रिलेटिव फेज पोजीशन ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पिन इन द स्पेसिफिक टिश्यू, जिससे भी स्पेसिफिक टिश्यू की हम लोग इमेजिंग कर रहे हैं। सो आउट फेज क्या होता है, और इनकोहेरेंट मीन्स होता है इसका कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन स्पिन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द प्रिसेशनल पाथ। तो जो मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट हो रही है हाइड्रोजन में, वो स्पिन हो रही हैं एट द डिफरेंट प्लेसेस में, स्पिन हो रही हैं अदर प्लेसेस में, एंड ये प्रिसेशनल ऑन द प्रिसेशनल पाथ पे एंड एट ए मोमेंट ऑफ टाइम, एक ही टाइम पे। एंड इन फेज या कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, सो दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द हाइड्रोजन स्पिन्स एट ए सेम प्लेस ऑन द प्रिसेशनल पाथ एट ए मोमेंट इन अ टाइम, एक मोमेंट ऑफ टाइम में सेम प्लेस में हाइड्रोजन स्पिन कर रहा है सेम तरीके से, ठीक है। तो फिगर में देखा भी था अभी। एट रेस्ट पे व्हेन द पेशेंट इज सिंपली प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। रेस्ट में क्या होता है, जब पेशेंट प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंड एक्सपोज किया जाता है बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, सो द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पिन्स आर आउट ऑफ फेज होते हैं विद ईच अदर एंड देयरफॉर नेट मैग्नेटिक वेक्टर्स इज डज नॉट प्रीसेस। So the key points of this chapters are summarized in the below table. So these are the things to remember. So magnetic moments of all the spins precess around B naught at the Larmor frequency, so that is proportional to B naught for a given MR active nucleus। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है सभी स्पिन्स का जो कि प्रेसेस करते हैं अराउंड द बी नॉट एट ए लार्मर फ्रिक्वेंसी, सो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द बी नॉट। एंड बी नॉट क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है फॉर ए गिवन MR एक्टिव न्यूक्लियर के लिए। एंड फ्रीक्वेंसी देयरफॉर रेफर्स टू द हाउ फास्ट एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ स्पिन्स आर प्रोसेसिंग एंड मेजर्ड इन द मेगाहर्ट्ज इन MRI। और हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट है, उसका याद रखना। 1 टेस्ला पे कितना होता है, 42 पॉइंट कुछ होता है ना, तो याद रखना, ठीक है। सो 1 टेस्ला का अगर याद होगा तो हाफ या 1.5 टेस्ला का अगर कहीं भी पूछा गया तो आप लोग निकाल देंगे। एंड फॉर फील्ड स्ट्रेंथ्स यूज्ड इन क्लिनिकल इमेजिंग द लार्मर फ्रिक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज इन रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो फेज का मतलब क्या है, रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए स्पिन ऑन इट्स प्रिसेशनल पाथ ऑफ एनी मोमेंट इन ए टाइम। फेज वो होता है जो कि पोजीशन को दिखाता है मैग्नेटिक मोमेंट के ऑफ ए स्पिन के इट्स, और कहाँ पे स्पिन ऑन इट्स प्रिसेशनल पाथ जो होता है एट एनी मोमेंट इन ए टाइम में। एंड जो एट रेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन आर आउट ऑफ फेज विद द ईच अदर। और एट रेस्ट पे क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है स्पिन करता है आर आउट ऑफ फेज होता है विद द ईच अदर, एक दूसरे से, ओके, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट, रेजोनेंस एंड सिग्नल generation. Our next chapter is the resonance and the signal generation. So are you guys ready for the next chapter? चलो ये चैप्टर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा करा जाए कि नहीं करा जाए, ठीक है। तो चलो रिवाइज करो भाई। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, स्पिन अप, स्पिन डाउन। सो यहाँ पे ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ, तो जो स्पिन डाउन है ये हाई एनर्जी वाले हैं क्योंकि ये अपोज पर कर पा रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। एंड ये सभी जो ऊपर जा रहे हैं ये क्या है, लो एनर्जी वाले हैं न्यूक्लियाई, और इनमें इनफ एनर्जी नहीं है उसको अपोज करने के लिए। तो ये सब स्पिन ऑफ है। सम लो एनर्जी न्यूक्लियाई गेन इनफ एनर्जी टू ज्वाइन द हाई एनर्जी पॉपुलेशन।
कुछ जो होते हैं लो एनर्जी न्यूक्लियाई वो इनफ एनर्जी गेन करके हाई एनर्जी न्यूक्लियाई की तरफ आ जा रहे हैं। सो इसको एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यूरिंग एक्साइटेशन बोलते हैं हम। एंड ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है और ये फ्लिप एंगल है। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन वाई एक्सिस में, ट्रांसवर्स प्लेन एक्स एक्सिस में, एंड ये फ्लिप एंगल 90 डिग्री पे। ओके, सो फ्लिप एंगल, व्हाट फ्लिप एंगल गिव्स मैक्सिमम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, फ्लिप एंगल जो होता है 90 डिग्री या फिर जितने भी डिग्री पे, तो ये क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है ये क्या, मैक्सिमम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को दिखा रहा है। सो हेयर दिस इज़ द कॉइल एंड प्रिसेशनल ये पाथ है। एंड ये क्या है, ये सभी ये एटम्स हैं। एंड ये क्या है, एटॉमिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक वेक्टर ये है। तो जो नेट मैग्नेटिक वेक्टर है ये इसका प्रिसेशनल पाथ है, ये बोर है। बोर में क्या होती है, कॉइल होती है। सो ये टॉप व्यू है, ये इंड व्यू है, ये भी क्या है, नेट मैग्नेटिक वेक्टर को शो कर रहा है। सो जनरेशन ऑफ द एमआर सिग्नल, व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट टू बी अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग क्यों होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। रेजोनेंस इज एन, क्या है भाई, so resonance is an energy transition that occurs when an object is subjected to a frequency of the same as its own. Resonance is induced by applying a radio frequency और RF pulse. so रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एक एनर्जी होती है, ट्रांजिशन होता है, जो कि होता है, कब होता है, when object is subjected to a frequency at the same as its own. रेजोनेंस इज इंड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ए रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। रेजोनेंस एक एनर्जी ट्रांजिशन होता है जबकि हम ऑब्जेक्ट पे एक फ्रीक्वेंसी या सेम, जो कि रेजोनेंस इंड्यूस करता है अप्लाइंग ए रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ पल्स को। सो आरएफ पल्स जो होता है एट ए सेम फ्रीक्वेंसी एज द प्रीसेसिंग मैग्नेटिक मोमेंट हाइड्रोजन स्पिन। एक सेम फ्रीक्वेंसी पे जो प्रीसेसिंग मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो हाइड्रोजन स्पिन करता है। एंड क्या होता है, एट 90 डिग्री टू बी नॉट। सो दिस कॉजेज द हाइड्रोजन स्पिन्स टू रेजोनेट, रिसीव एनर्जी फ्रॉम द आरएफ पल्स। आरएफ पल्स ये रिसीव करते हैं। वेयर एज अदर टाइप्स ऑफ एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई डू नॉट रेजोनेट, एंड जो नहीं रेजोनेट करते हैं दूसरे, एज दियर गायरोमैग्नेटिक रेशियोज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो डिफरेंट होता है उनका हाइड्रोजन से। सो दियर प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो डिफरेंट टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। इसी वजह से उनकी जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो भी हाइड्रोजन से डिफरेंट होती हैं। सो दे ओनली रेजोनेट इफ आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस आर at their specific precessional frequency is applied. So as RF is only applied at the same frequency as the precessional frequency, अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी ओनली अप्लाई की जाती है एट द सेम फ्रीक्वेंसी से एज द precessional frequency ऑफ द हाइड्रोजन, सो ओनली हाइड्रोजन स्पिन्स एंड हाइड्रोजन स्पिन करता है एंड रेजोनेट करता है। सो द अदर टाइप्स ऑफ एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई डू नॉट, और जो अदर टाइप के हमारे एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो रेजोनेट नहीं करते हैं। सो टू थिंग्स हैपन्स टू हाइड्रोजन स्पिन्स एट रेजोनेंस, दो चीज़ें होती हैं हाइड्रोजन जब स्पिन करता है एंड रेजोनेट करता है, तो क्या, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है एंड फेज कोहेरेंस होता है। सो एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्या है, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी of electromagnetic radiation included in RF are related to each other and consequently frequency required to cause resonance is related to difference in energy between high and low energy population, thus the strength of B naught। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, सो एनर्जी जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जिसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है इंक्लूडेड, सो रिलेटेड होती है ईच अदर, एक दूसरे से, और कंसिक्वेंटली ये फ्रीक्वेंसीज जो रिक्वायर्ड होती हैं एक रेजोनेंस के लिए कॉज करने के लिए वो रिलेटेड होती है टू द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द हाई एंड लो एनर्जी पॉपुलेशंस के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, एंड दस इसी वजह से जो
स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की। सो द स्पिन ऑफ लो एनर्जी हाइड्रोजन स्पिन्स अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द RF पल्स। जो स्पिन ऑफ या लो एनर्जी हाइड्रोजन स्पिन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द RF पल्स से एक्साइटेशन पल्स एंड मूव कर जाते हैं इनटू द हाई एनर्जी पॉपुलेशन में, स्पिन डाउन हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम द स्पिन डाउन एंड हाई एनर्जी स्पिन्स गिव एनर्जी अवे एंड रिटर्न टू द लो एनर्जी स्टेट। और उसी टाइम पे जो स्पिन डाउन होते हैं हाई एनर्जी स्पिन्स वो गिव एनर्जी अवे, अपनी एनर्जी दे देते हैं एंड रिटर्न हो जाते हैं लो एनर्जी स्टेट पे। एज देयर आर मोर लो एनर्जी स्पिन्स, वहाँ पे लो एनर्जी स्पिन्स ज़्यादा होते हैं। नेट इफेक्ट ऑफ ईज ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन, और ये नेट इफेक्ट होता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन का। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ अप्लाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी एट 90 degree to B0 causes a net increase in the number of high energy spin down nuclei compared to pre-resonant state। तो जो ऑब्जर्वेशन होता है अप्लाइड होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी का 90 डिग्री पे, तो B0 जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है कॉज करता है एक नेट इंक्रीज, मतलब बढ़ा देता है नंबर ऑफ हाई एनर्जी स्पिन डाउन को। सो न्यूक्लियाई जो होते हैं कंपेयर टू द प्री रेजोनेंट स्टेट हो जाते हैं। एंड कॉमन इक्वेशंस देख लेते हैं इसमें। सो E = H ओमेगा नॉट। ई क्या है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन होती है, जूल्स में होती है। H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 × 10⁻36 जूल पर सेकेंड। एंड ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर्ट्ज में होती है। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट रिलेट्स टू द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू इट्स फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट रिलेटेड होता है टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू द इट्स फ्रीक्वेंसी से। एंड फोटॉन्स क्या होते हैं, बोथ पार्टिकल्स दैट possesses energy and at the same time behaves like waves and that have frequency wave particle duality। तो जो फोटॉन्स होते हैं बहुत पार्टिकल्स जो कि पजेस करते हैं एनर्जी एंड एट द सेम टाइम बिहेव करते हैं लाइक वेव्स दैट हैव फ्रीक्वेंसी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, डेल्टा = H ओमेगा नॉट = H गायरोमैग्नेटिक रेशियो × B0। सो डेल्टा इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्पिन अप एंड स्पिन डाउन पॉपुलेशन। H प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻36 जूल पर सेकेंड। ओमेगा क्या है, प्रिसेशनल और लार्मर फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में होती है। एंड गामा क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है मेगा हर्ट्ज पर टेस्ला में। सो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, डेल्टा = H गायरोमैग्नेटिक रेशियो B0। ये इक्वेशन शो करती है दैट व्हेन द एनर्जी ऑफ द फोटोन मैचेस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्पिन अप एंड स्पिन डाउन पॉपुलेशन, सो एनर्जी एब्जॉर्प्शन अकर्स। तो जो एनर्जी ये दिखा रहा है कि एनर्जी ऑफ द जो फोटोन की होती है जो कि मैच कर रही है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्पिन अप एंड स्पिन डाउन पॉपुलेशन, तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B0 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इफ़ जस्ट राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड, अगर एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई किया जाए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यूनिट्स in the spin up position equals to the number of spin down position। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं स्पिन अप पोजीशन में वो इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ इन द स्पिन डाउन पोजीशन में। सो एज अ रिजल्ट द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर विच रिप्रेजेंट द बैलेंस बिटवीन स्पिन अप एंड स्पिन डाउन न्यूक्लियाई लाइज इन ए प्लेन एट 90 डिग्री टू द एक्सटर्नल फील्ड एंड ट्रांसवर्स प्लेन एंड द एज द नेट मैग्नेटाइजेशन। तो क्या होता है देखो कि जो अगर एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई की जाएगी नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई हैं वो स्पिन ऑफ होंगे इन ए पोजीशन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द स्पिन डाउन पोजीशन। तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है एक बैलेंस बिटवीन द स्पिन अप एंड स्पिन डाउन न्यूक्लियाई, वो लाई करेगा इन ए प्लेन में जिसमें कि 90 डिग्री फ्लिप होगा, मतलब कि
टू द एक्सटर्नल फील्ड से 90 डिग्री होगा, वो ट्रांसवर्स प्लेन होगा। एज द नेट मैग्नेटाइजेशन जो होता है लाइज बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट, जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो टू एनर्जी स्टेट्स के बीच में लाई करता है। एज द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हैज़ बीन मूव्ड थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम बी नॉट एज एंड इट हैज़ ए फ्लिप और टिप एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये मूव हो जाता है टू द 90 डिग्री फ्रॉम बी नॉट एंड इट हैज़ ए फ्लिप और टिप एंगल ऑफ 90 डिग्री। और दूसरा क्या है, एनर्जी फेज कोहेरेंस के बारे में देख लेते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द स्पिन मूव इनटू फेज विथ ईच अदर। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं स्पिन के, वो मूव करते हैं एक फेज में विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। एज द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द स्पिन्स आर इन फेज और इन बोथ द स्पिन एंड स्पिन डाउन पोजिशंस एंड द स्पिन अप nuclei are in phase with the spin down nuclei, the net effect is one of the precession. So net magnetization vector presses the transverse plane at the Larmor frequency. So इसमें क्या है फेज कोहेरेंस के बारे में। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है स्पिन करता है, मूव करता है इनटू ए फेज में, जिसमें कि विथ ईच अदर के एक फेज में स्पिन करता है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। and as magnetic moments of the spins are in phase in both with the spin up and spin down position। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्पिन का वो फेज में होता है बोथ द स्पिन अप और स्पिन डाउन के साथ पोजीशन में, एंड द स्पिन अप न्यूक्लियाई आर इन द फेज विद द स्पिन डाउन न्यूक्लियाई एंड द नेट इफेक्ट इज वन ऑफ द प्रीसेशन। सो दैट द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर प्रीसेस करता है इन द ट्रांसवर्स प्लेन में एंड एज द लार्मर फ्रीक्वेंसी, और नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर प्रीसेस करेगा इन द ट्रांसवर्स प्लेन में एज एट ए लार्मर फ्रीक्वेंसी में। सो डिड यू नो व्हेन ए पेशेंट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेट और स्कैन किया जाता है, जब एक पेशेंट को मैग्नेट में प्लेस करेंगे और स्कैन करेंगे, हाइड्रोजन स्पिन डू नॉट मूव, हाइड्रोजन स्पिन्स मूव नहीं करते हैं। सो स्पिन्स आर नॉट फ्लिप्ड ऑन टू दियर साइड्स इन ट्रांसवर्स प्लेन, नाइदर आर दियर मैग्नेटिक मूवमेंट्स। और जो स्पिन होते हैं वो ना तो फ्लिप होते हैं ऑन टू दियर साइड्स में और इन ट्रांसवर्स प्लेन, एंड नाइदर आर दियर मैग्नेटिक मूवमेंट्स। सो ओनली द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ स्पिन मूव अलाइनिंग दियर विद द अगेंस्ट बी नॉट। सो जो ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं स्पिन के वो मूव करते हैं, अलाइन करते हैं आइदर विद द अगेंस्ट, आइदर या तो साथ में या तो अगेंस्ट बी नॉट के। सो दिस इज़ बिकॉज हाइड्रोजन कैन ओनली हैव टू एनर्जी स्टेट्स, हाई और लो, एंड इट इज़ द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर दैट लाइज इन द ट्रांसवर्स प्लेन, नॉट इन द मैग्नेटिक मूवमेंट्स और नॉट इन द स्पिन्स देमसेल्व्स। तो ये मैग्नेटिक वेक्टर की वजह से होता है जो कि लाई करता है ट्रांसवर्स प्लेन में, नॉट इन द मैग्नेटिक मोमेंट में, ना ही स्पिन देमसेल्व्स की वजह से। ठीक है, तो द एमआर सिग्नल, तो व्हाट इज एमआर सिग्नल? ए रिसीवर कॉइल इज सिचुएटेड इन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर रोटेट्स अराउंड द ट्रांसवर्स प्लेन एज इट रिजल्ट्स ऑफ रेजोनेंस इट passes across the receiver coil inducing a voltage in it. This voltage is the MR सिग्नल। और ये वोल्टेज क्या होता है? MR सिग्नल होता है। एक रिसीवर कॉइल जो होता है सिचुएट किया जाता है इन द ट्रांसवर्स प्लेन में, एंड एज द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर रोटेट करेगा अराउंड द ट्रांसवर्स प्लेन, एंड इसका रिजल्ट क्या होगा? रेजोनेंस होगा, एंड जो ये पास करेगा अक्रॉस द रिसीवर कॉइल से, और जो कि इंड्यूस करेगा वोल्टेज इसमें, और इस वोल्टेज को ही एमआर सिग्नल बोलते हैं। एंड आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द RF पल्स इज रिमूव्ड, RF पल्स रिमूव कर दिया जाता है, एंड द सिग्नल इंड्यूस्ड इन द रिसीवर कॉइल बिगिंस टू डिक्रीज। तो रिसीवर कॉइल में जो सिग्नल होता है वो रिसीवर कॉइल में कम होने लगता है, एंड दिस इज़ बिकॉज द इन फेज कंपोनेंट ऑफ द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इन द ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये क्यों किस वजह से होता है? क्योंकि जो इन फेज कंपोनेंट होता है नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का इन द ट्रांसवर्स प्लेन, सो विच इज पासिंग अक्रॉस द रिसीवर कॉइल, जो कि रिसीवर कॉइल्स के चारों तरफ पास करता है, बिगिंस द डिक्रीज एज द इंक्रीजिंगली हायर प्रोपोर्शन ऑफ द स्पिन्स बिकम्स आउट ऑफ फेज विद ईच अदर।
एक दूसरे के साथ। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द रिसीवर कॉइल देयरफॉर डिक्रीजेस। तो क्या होता है कि जो इसमें जो कि पास किया जाएगा जब ट्रांसफर नेट मैग्नेटाइजेशन जो होता है कंपोनेंट जो कि इन फेज कंपोनेंट होता है वो ट्रांसवर्स प्लेन में जो कि पास करेगा क्रॉस द रिसीवर कॉइल से, तो बिगन कर देगा डिक्रीज एज इंक्रीजिंगली हायर प्रोपोर्शन ऑफ द स्पिन बिकम्स आउट ऑफ फेज हो जाएगा विथ ईच अदर। सो एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वो जो होता है इंड्यूस होता है इन द रिसीवर कॉइल में, सो देयर फॉर डिक्रीजेस एंड दिस इज कॉल्ड फ्री इंडक्शन या डीके, FID, फ्री इंडक्शन डीके। सो free because of the absence of the RF pulse, and induction decay because of the decay of the induced signal in the receiver coil, क्योंकि रिसीवर कॉइल में जो इंड्यूस सिग्नल है उसका डीके होता है, तो इसलिए इसको फ्री इंडक्शन डीके बोलते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू summarize the chapter. So the application of the RF energy at lower frequency causes a net absorption of energy excitation and changes the balance between the number of spins in the low and high energy population. सो जो एप्लीकेशन है RF एनर्जी का एट ए लार्मर फ्रीक्वेंसी पे जो कॉज करता है एक नेट अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को, एक्साइटेशन को, और चेंज करता है बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्पिन्स इन द लो एंड हाई एनर्जी पॉपुलेशंस में। So the orientation of the net magnetization vector to B naught depends on this balance. If there is a similar number of spin, जो ओरिएंटेशन होता है नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का बी नॉट पे जो डिपेंड करता है बैलेंस पे, इफ़ देयर आर ए सिमिलर नंबर ऑफ स्पिन होता है इन ईच पॉपुलेशन, तो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर लाइज इन ए प्लेन एट 90 डिग्री टू बी नॉट ट्रांसवर्स प्लेन में। सो रेजोनेंस जो होता है ऑल्सो कॉजेस मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ऑल स्पिन्स टू प्रीसेस इन फेज। सो द रिजल्ट क्या होता है, कोहेरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जो कि प्रीसेस करेगा इन द ट्रांसवर्स प्लेन एट ए लार्मर फ्रीक्वेंसी। सो इफ ए रिसीवर कॉइल conductor is placed in a transverse plane, so the moment of the rotating coherent transverse magnetization causes a voltage to be induced in the coil। तो जो रिसीवर कॉइल जिसको कंडक्टर बोलते हैं प्लेस किया जाता है ट्रांसवर्स प्लेन में, तो मोमेंट जो होती है रोटेटिंग कोहेरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की वो कॉज करती है एक वोल्टेज को टू बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल में। एंड व्हेन द RF एक्साइटेशन पल्स इज मूव्ड द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ऑल स्पिन्स डी फेज एंड प्रोड्यूस ए FID। तो जब RF एक्साइटेशन पल्स रिमूव कर दी जाती है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है ऑफ ऑल स्पिन डी फेज हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं फ्री इंडक्शन डीके। तो फ्री इंडक्शन डीके प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज कंट्रास्ट मैकेनिज्म। सो वी विल डू दिस चैप्टर नंबर 6 इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज अभी तक आप लोग भी काफ़ी टायर्ड हो गए होंगे एंड इसको रिवाइज करो, तो अभी मैं फिर अपलोड करूँगी नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पानी यानी पी लो जाके, ओके।